नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये वीडियो सीटेट के लिए बनाई जा रही है और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। इस वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा, जिससे कि आपका अपर प्राइमरी का जो एसएसटी का सेक्शन है, जिसमें 60 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो कवर होंगे। इसको पूरा देखिएगा दोस्तों। एसएसटी पे मैंने भूगोल को, ज्योग्राफी को डिस्कस कर लिया है। उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो जा करके प्रभाकर एकेडमी के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। ओके दोस्तों, अब हम इसमें डिस्कस करेंगे हिस्ट्री की क्लासेस के बारे में। हिस्ट्री की एक क्लासेज भी मैंने ले लिया है, अब ये हिस्ट्री की सेकंड क्लासेज रहेंगी। ओके दोस्तों, तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, तो मैं बता दूं कि पिछली क्लासेज में हमने चाहमान के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब नेक्स्ट क्लासेज में, जो ये नेक्स्ट क्लासेज शुरू होने जा रही है, इसमें हम चोल शासक से स्टार्ट करते हैं और देखिए कहाँ तक जाकर के ख़त्म होता है, वहाँ तक हम लोग चलते हैं। आइए चोल शासक से शुरुआत करते हैं। चोल शासक क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। राजराज प्रथम, क्या राजराज प्रथम को सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है और राजराज के पुत्र का नाम राजेंद्र प्रथम था। क्या था? राजराज के पुत्र का नाम राजेंद्र प्रथम था। उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला किया। इस अभियान के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई थी, नेवी भी बनाई थी उसने, जो राजेंद्र प्रथम थे। ठीक है, राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगई कोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला की दृष्टि से एक चमत्कार हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। जल द्वार होता क्या है? पारंपरिक रूप से एक लकड़ी या धातु बाधा है। क्या है? लकड़ी या धातु बाधा है, जो आमतौर पर पानी के स्तर को नियंत्रित और नदियों और नहरों में दर प्रवाह को संचालित करता है, तो उसे हम जल द्वार बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। किसानों की बस्तियों के बारे में डिस्कस करते हैं। किसानों की बस्तियां कैसे थी? किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? उर कहलाती थी, सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। जब जहाँ पे सिंचाई का माध्यम सही रहेगा तो वहाँ पे खेती करना भी आसानी हो जाएगा, तो वो समृद्ध हो गई थी। इस तरह से के गाँवों को, समूह को नाडु कहा जाता था। जो गाँवों का समूह था उसको नाडु कहा जाता था। अभिलेख और अभिलेख सामग्री क्या, लिखित सामग्री क्या होती है उसे बोलते हैं। अभिलेख को इंग्लिश में एपिग्राफी बोलते हैं। एपी अभिलेख और लिखित सामग्री। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए। क्या? ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से लेकर के 70 साल के बीच में होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए और उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता है, और किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता है। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा कराए हैं, वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। जो अपना या अपने संबंधियों का अगर खाता जमा करेंगे तो क्या होगा? वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसके बारे में डिस्कस। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही, जो तोमर थे और चौहान थे, उनके राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे, जो काफ़ी प्रचलन में थे। अब दिल्ली के शासक के बारे में डिस्कस करते हैं कि दिल्ली में कौन कौन शासक ने ये यहाँ पे शासन किया था। तोमर वंश कब से कब तक था? आरंभिक 12वीं शताब्दी से 1165 तक था। और अनंगपाल कब तक था? तो 1130 से लेकर के 1145 तक था। और चौहान कब तक थे? तो 1165 से 1192 तक। और पृथ्वीराज चौहान 1177 से 1192 तक। प्रारंभिक तुर्की शासक जो 1206 से लेकर के 1290 तक था, और कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर के 1210 तक था। शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से लेकर के 1236 तक था। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। रजिया सुल्ताना जो थी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। रजिया सुल्ताना जो थी 1236 से लेकर के 1240 तक थी, और गयासुद्दीन बलबन 1266 से लेकर के 1287 तक थे। उसके बाद क्या है? खिलजी वंश।
1290 से लेकर के 1320 तक, और जलालुद्दीन खिलजी 1290 से लेकर के 1296 तक थे। अलाउद्दीन खिलजी जो थे 1296 से लेकर के 1316 तक थे। तुगलक वंश 1320 से लेकर के 1414 तक थे, और गयासुद्दीन तुगलक 1320 से लेकर के 1324 तक थे। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या है नेक्स्ट पॉइंट? मोहम्मद तुगलक 1324 से लेकर के 1351 तक थे, और फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेकर के 1388 तक थे, और सैयद वंश 1414 से लेकर के 1451 तक थे। और उसके बाद खिज्र खान क्या थे? खिज्र खान जो 1414 से लेकर 1421 तक थे, और लोदी वंश जो था 1451 से लेकर के 1526 तक थे, और बहलोल लोदी 1451 से लेकर के 1489 तक थे। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, न्याय चक्र होता क्या है? न्याय चक्र के बारे में डिस्कस करते हैं कि 13वीं सदी के इतिहासकार फक्र ए मुदबिर ने लिखा था। क्या लिखा था? फक्र ए मुदबिर ने लिखा था कि राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता है। राजा का जो काम है वो बिना सैनिकों के नहीं चल सकता है। सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते हैं। सैनिक को, अगर सैनिक है वो, तो उनको वेतन जरूरी है उनका पोषण करने के लिए, ठीक है। वेतन आता है किसानों के एकत्रित किए गए राजस्व से। कि वेतन कहाँ से आता है? तो राजस्व से आता है, किसानों के द्वारा दिए गए। और मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब ये खुशहाल और प्रसन्न होगा, तभी हो सकता है। जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा देगा, तभी ये सारी चीज़ें चलेंगी। मीन्स इकोसिस्टम के थ्रू चलेंगी, एक दूसरे पे लोग निर्भर रहेंगे। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रजिया। जो रजिया सुल्ताना थी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। रजिया सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी थी। उस युग के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने स्वीकार किया है कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य है। क्या? अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। स्वतंत्र रूप से शासन करने के कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उन्हें सिंहासन से हटा दिया गया। 1240 में सिंहासन से हटा दिया गया। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। क्या? किसने क्या अंकित करवाया? कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी 1262 से लेकर के 1289 के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसे लिखवा करके अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। एक और महिला शासक थी कश्मीर की रानी दिद्दा, जो 980 से लेकर के 1003 तक थी। उसका नाम दीदी बड़ी बहन से निकला था, दिद्दा, ठीक है। ये मतलब कि ये बताया जा रहा है कि ये इसमें कितने जो शासक थे जो फीमेल शासक थे, बट वो कैसे दिखाते थे अपने आप को दिखाते थे पुरुष के जैसे दिखाते थे। ओके। गैरिसिनों का क्या होता है? गैरिसनों क्या होता है? रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों को कहा जाता था गैरिसनों। और गैरिसन शहर क्या होता है कि एक किलेबंद बसाव होता था जहां सैनिक रहते थे, उसको गैरिसन शहर बोला जाता था। भीतरी प्रदेश क्या होता है? किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके को कहते थे जो उस शहर के वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करता था, उसे भीतरी प्रदेश बोला जाता था। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दिल्ली सल्तनत का विस्तार कैसे हुआ है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दिल्ली सल्तनत का विस्तार। खिलजी और तुगलक वंश। खिलजी और तुगलक वंश। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए, और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंचे। मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। और दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। मीन जो उनके गुलाम थे उनको सूबेदार नियुक्त करना ज़्यादा पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था और इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था।
और नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फारसी तवारीख के लेखकों के ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना की। क्या की थी? दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना की थी। अलाउद्दीन खिलजी, जो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया और स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया था। जो स्थानीय सामंत से उनके द्वारा कर लगाने का अधिकार जो था उससे छीन लिया गया था, बल्कि उन्हें स्वयं भी कर चुकाने को बाध्य किया गया था। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा था। जो इसका हिसाब तो था बड़ी सावधानी से रखा। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या नेक्स्ट पॉइंट? उस समय 3 तरह के कर थे। टैक्स कैसे थे? 3 टाइप्स के थे कर। उस समय के जो टाइप्स कर थे 3 प्रकार के। पहला कर क्या था? कृषि पर, जिसे खराज कहा जाता था और जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था। मवेशियों पर और घरों पर, ये 3 प्रकार के कर थे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इब्न बतूता 14वीं सदी में अफ्रीका देश मोरक्को से भारत आया था। इब्न बतूता, ये पूछा जाता है कि इब्न बतूता कहाँ का निवासी था, तो इब्न बतूता जो है मोरक्को देश से आया था। वो अफ्रीका के रहने वाला था। ठीक है। 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारें, यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तान द्वारा बनाए गए पहले शहर में स्थित है। इतिहास में इस शहर को देहली एक पुराना शहर कहा गया है। इस मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने और विस्तार किया है। मीनार 3 सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई थी। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में करते हैं कि चंगेज खां क्या है। चंगेज खां, उनके बारे में चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसआक्सियान आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया और उसके तुरंत बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका आक्रमण झेलना पड़ा था दिल्ली सल्तनत का। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन कालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के आक्रमण बढ़ गए। इससे मजबूर होकर के दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। मंगोलों के आक्रमण का सामना करने के अलाउद्दीन खिलजी द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम कौन कौन से? जो मंगोलों का आक्रमण का सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए थे, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। महत्वपूर्ण, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनाया था। अलाउद्दीन ने सैनिकों को इक्ता के स्थान पर नगद वेतन देना शुरू किया था और सैनिकों को पेट भरने की समस्या को दूर करने के लिए किसानों की पैदावार का 25% हिस्सा कर के तौर पर तय किया गया था कि कर के तौर पे 50% हिस्सा जो है ले लिया जाएगा किसानों से। अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफ़ी सफल रहे थे। जो प्रशासनिक कदम थे वो काफ़ी सफल रहे थे। इस इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल में बहुत प्रशंसा की थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मंगोल आक्रमणों के खतरे का भी उन्हें सफलतापूर्वक सामना किया था। मंगोल आक्रमणों का सामना करने के मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कौन कौन कदम थे, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। कौन कौन से महत्वपूर्ण कदम थे जो मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए थे? नया गैरिसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के चारों शहर में से सबसे पुराना शहर देहली ए कुहना को निवासियों से खाली करवा कर वहाँ सैनिक छावनी बनवा दी। क्या बना दी? सैनिक छावनी मीन्स कैंटोनमेंट बनवा दी। ठीक है। सेना को खिलाने के लिए उसी इलाके से खाद्यान्न इकट्ठा किया गया, लेकिन सैनिक की विशाल संख्या की जरूरतें पूरी करने के लिए सुल्तान के अतिरिक्त कर भी लगाए गए। सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाए थे ये पूरा करने के लिए। मोहम्मद तुगलक भी अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने टोकन संवैधानिक मुद्रा चलाई थी। ये सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के न होकर के सस्ती धातु के होते थे। जो नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे और कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा था। सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी
सुल्तान ने मंगोल इलाके को फतह करने के अभियान में योजना बनाई थी। जहां अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था, वहां मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा थे। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में करते हैं, शेरशाह सूरी के बारे में। शेरशाह सूरी जो था, क्यों उसका नाम शेरशाह सूरी पड़ा था, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। शेरशाह सूरी के बारे में, शेरशाह सूरी जो था 1540 ईस्वी से लेकर के 1545 ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था और आगे चलकर उसने मुगल सम्राट हुमायूं तक को चुनौती दी और परास्त किया। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया था। 3 श्रेणियां कौन कौन सी हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। 3 श्रेणियां, ईश्वरीय शांति, नाइट और धर्म युद्ध। ईश्वरीय शांति 3 श्रेणियों का विचार सबसे पहले 11वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस में सूत्रबद्ध किया गया था। किसमें किया गया था? फ्रांस में सूत्रबद्ध किया गया। इसके अनुसार समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, प्रार्थना करने वाला वर्ग और युद्ध करने वाला वर्ग और खेती करने वाले वर्ग। 3 वर्गों में समाज के इस विभाजन को ईसाई धर्म का समर्थन भी प्राप्त था। ईसाई धर्म का समर्थन भी प्राप्त था। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इसी विभाजन से योद्धाओं का एक नया समूह भी उभरा। इन योद्धाओं को नाइट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नाइट कहा जाता था। नाइटों से अपेक्षा की जाती थी कि वे धर्म और ईश्वर की सेवा में समर्पित योद्धा रहें। क्या? धर्म और ईश्वर की सेवा में समर्पित योद्धा रहें। कोशिश यह रहती थी कि इन योद्धाओं को आपसी लड़ाई भिड़ाई से विमुख करके उनको मुसलमान के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेज दिया जाए, जिन्होंने यरूशलेम शहर पर कब्जा कर रखा था। इस प्रयत्न के परिणाम स्वरूप सैनिक अभियानों की एक धर्म युद्ध श्रृंखला चली, जिसे क्रूसेड कहा गया। क्या कहा गया? क्रूसेड कहा गया। देखिए दोस्तों, ये जो यरूशलेम है उस समय भी लड़ाई का स्थान था और इस समय भी लड़ाई का स्थान है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। मुगल साम्राज्य। क्या? मुगल साम्राज्य के बारे में डिस्कस करते हैं। मुगल साम्राज्य। मुगल 2 महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खां के उत्तराधिकारी थे और पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। परंतु मुगल अपने मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खां से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का करते थे जब वो मुगल से जोड़ने का करते थे तब। ठीक है, क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। अब मुगल राजत्व का दावा जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में करते थे। क्या? जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में करते थे। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मुगल सैन्य अभियान। क्या? मुगल सैन्य अभियान के बारे में डिस्कस करते हैं कि मुगल शासक बाबर की उम्र केवल 12 वर्ष थी। जो मुगल शासक बाबर था उसकी जो उम्र थी केवल 12 वर्ष थी, और जब मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। 16वीं शताब्दी के युद्धों में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ। बाबर ने इनका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये बताया जाता है कि जो क्या है कि गोला है तब तोप है, गोलबारी है, ये इसी में यूज किया गया था। गोलाबारी ठीक है, इसी में पानीपत के पहले युद्ध में यूज किया गया था। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि युद्ध में प्रयोग होने वाले बारूद की तकनीकी भारत में 14वीं शताब्दी में लाई गई। आग्नेयास्त्रों के लिए इसका प्रयोग सबसे पहले गुजरात, मालवा, दक्कन जैसे प्रदेशों में हुआ एवं आरंभिक 16वीं सदी में इसका प्रयोग बाबर के द्वारा किया गया था। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, मुगल सम्राट के बारे में। किसके बारे में? मुगल सम्राट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मुगल सम्राट, प्रमुख अभियान और घटनाएं। इसके प्रमुख अभियान और घटनाएं कौन कौन सी? बाबर 1526 से लेकर के 1530 तक था बाबर। ठीक है, बाबर ने 1526 में पानीपत के मैदान
में इब्राहिम लोदी एवं उसके अफगान समर्थकों को हराया था। ये पूछा जाता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। कब हुआ था? 1526 में हुआ था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 1527 में खानवा में राणा सांगा राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को हराया और 1528 में चंदेरी के राजपूतों को हराया। अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित किया। जब उसकी मृत्यु होने वाली थी उसके पहले ही उसने आगरा और दिल्ली में मुगल का नियंत्रण स्थापित किया। अब हम डिस्कस करते हैं हुमायूं के बारे में। हुमायूं के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे 1540 से लेकर के 1556 तक, 1540 से लेकर के 1556 तक हुमायूं ने अपने माता पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। प्रत्येक भाई को एक एक प्रांत मिला। उसके भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया था। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया, 1539 में चौसा में और 1540 में कन्नौज में। इन पराजयों से उसे ईरान की ओर भागने को बाध्य किया गया। वो ईरान की तरफ भागने लगा। ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली और उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया। क्या? दिल्ली पे पुनः कब्जा कर लिया। परंतु उससे अगले वर्ष इस इमारत में एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी हुमायूं की। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं अकबर के बारे में डिस्कस करते हैं। अकबर जो थे 1556 से लेकर के 1605 तक थे। अकबर 13 वर्ष की अल्पायु में सम्राट बना और 1585 से लेकर के 1605 के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए, सफाविदों को हराकर कंधार पर कब्जा किया गया और कश्मीर को भी जोड़ लिया गया। मिर्जा हकीम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। किसमें मिला लिया? जो काबुल था उसको भी अपने राज्य में मिला लिया। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 1570 में अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था तो उसने उलेमा, ब्राह्मणों, जेसुइट पादरियों जो रोमन कैथोलिक थे और जरदुदस्त धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामले पे चर्चा शुरू की। ये चर्चाएं इबादत खाना में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? ये चर्चाएं हुई थी इबादत खाना में हुई थी। इस विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी जो कि विद्वान धार्मिक रीति और मतान्धता पर बल देते थे और वे अक्सर कट्टर होते हैं। उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और असामंजस्य पैदा करती हैं। ये अनुभव अकबर को सुलह-ए-कुल या सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गया। जो ऐसे मीटिंग करने से क्या हुआ कि वो शांति की तरफ लेके गया, सर्वत्र हर जगह शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उधर जाने के लिए विचार किया। अब मतान्धता के बारे में डिस्कस करते हैं। मतान्धता एक ऐसी व्याख्या या कथन होता है जिसे अधिकारपूर्ण कह करके यह आशा की जाए कि उस पर बिना कोई प्रश्न उठाए उसे स्वीकार कर लिया जाएगा। अकबर द्वारा निर्मित आगरा किले के निर्माण हेतु 2000 पत्थर काटने वाले, 2000 सीमेंट व चूना बनाने वाले तथा 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जो कहते हैं जहांगीर क्या था? जहांगीर 1605 से लेकर के 1627 तक था। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया था। जो अकबर के सैन्य अभियान जो किए थे उसको वो आगे बढ़ाया था। और मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। इसके बाद सिख, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया ने विद्रोह किया। मेहरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया। मेहरुन्निसा जो थी वो उन्होंने शादी किया 1611 में किससे? जहांगीर से और उसे नूरजहां का खिताब मिला। किसका मिला? नूरजहां का खिताब मिला। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही। जो नूरजहां थी हमेशा जहांगीर के प्रति वफादार थी। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। शाहजहां के बारे में डिस्कस करते हैं। शाहजहां 1627 से लेकर के 1665 तक शासन किए थे। दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे और 1657 से लेकर के 58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी को लेकर के झगड़ा शुरू हो गया और इसमें औरंगजेब की विजय हुई और दारा शिकोह समेत उसके 3 भाइयों को मौत की घाट पर उतार दिया गया। शाहजहां को उसकी
शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर दिया गया था। शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। औरंगजेब 1658 से लेकर के 1707 तक 1658 से लेकर के 1707 तक 1663 में उत्तर पूर्वी में अहोमों की पराजय हुई, परंतु 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया गया। उत्तर पश्चिम में यूसुफजई और सिखों के विरुद्ध अभियानों को अस्थायी सफलता मिली। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे, परंतु औरंगजेब शिवाजी का अपमान किया। जो औरंगजेब था ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैद खाने से भाग निकले। उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाए। जो मुगल थे उनके विरुद्ध पुनः अभियान चलाए और राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसमें उसे मराठे और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला। अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी और 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों और सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोमों और दक्कन में मराठों के विद्रोहों का सामना करना पड़ा। उसकी मृत्यु के पश्चात जब इसकी मृत्यु हो गई तो उत्तराधिकारी के लिए युद्ध शुरू हो गया। उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं क्या थी? मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकारी में वे दायाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। जो जितने भी पुत्र होते थे सब में बांट दिया जाता था सारी चीजों को। अब हम मनसबदार के बारे में डिस्कस करते हैं। मनसबदार क्या होते हैं? मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत या पद मिलता था, उनके लिए यूज किया जाता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे। क्या कहते थे? जिन्हें जागीर कहा जाता था, जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। जात की श्रेणियां क्या होती हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। 5000 जात वाले अभिजातों का दर्जा 1000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा था। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 हो गई थी। कितनी हो गई थी? 79 हो गई थी। और जब्त और जमींदार के बारे में डिस्कस करते हैं। जब्त और जमींदार होते क्या हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। जो राजस्व था, मिलने वाला साधन था, जिससे हम लोग क्या करते थे, उससे आमदनी उनको मिलती थी मुगलों को। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? जमींदार का प्रयोग करते थे। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल 1570 से लेकर के 1580 तक की काल अवधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया था। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर राजस्व निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग अलग सूची बनाई गई और राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। क्या कहता था? जब्त कहा जाता था। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। अकबरनामा और आईने अकबरी को किसने लिखा हुआ है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह अपने शासनकाल का इतिहास लिखे। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा और इसका शीर्षक है अकबरनामा। क्या शीर्षक है? अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है और दूसरी जिल्द में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है और तीसरी जिल्द आईने अकबरी है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने,
सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोलों का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीजों, फसलों, पैदावार, कीमतों और मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकी विवरण दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है कि प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर के निर्धारित किए थे। प्रशासन के मुख्य जो अभिलक्षण थे अकबर ने निर्धारित किए थे और इनका विस्तृत जो वर्णन था अबुल फजल की अकबरनामा विशेषकर आईने अकबरी में मिलता है। किसमें मिलता है? आईने अकबरी में मिलता है। दोस्तों ये पूछा जाता है कि अबुल फजल की जो अकबरनामा है आईने अकबरी है ये किसने लिखा हुआ है? तो अबुल फजल ने लिखा हुआ है। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था जिन्हें सूबा कहा जाता था और सूबा के प्रशासक सूबेदार होते थे। जो सूबा के प्रशासक होते थे उन्हें सूबेदार कहा जाता था और जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों में निर्वाह करते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था जिसे दीवान कहा जाता था। क्या बोला जाता था? दीवान बोला जाता था। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सुलह-ए-कुल। सुलह-ए-कुल की नीति क्या होती है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या होती? अकबर की सुलह-ए-कुल की नीति उनके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया है कि ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है। इसलिए उसके विशाल साम्राज्य में जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थी, विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। यहाँ असहिष्णुता का मार्ग बंद था। यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे और ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। उसने सुसंगत तरीके से सार्विक शांति सुलह-ए-कुल के सिद्धांत का पालन किया था। जो सार्विक शांति थी सुलह-ए-कुल का सिद्धांत का पालन किया था। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कुतुब मीनार। क्या कुतुब मीनार क्या है? कुतुब मीनार देखिए ऐसे बनाया गया दोस्तों, ऐसे फिगर में देख लीजिएगा अच्छे से। कुतुब मीनार 5 मंजिल इमारत है। क्या है? 5 मंजिल इमारत है। 1 2 3 4 5 5 मंजिल इमारत है। अभिलेखों की पट्टियां इसके पहले छज्जे के नीचे हैं। जो अभिलेखों की पट्टियां हैं इसके पहले छज्जे के नीचे हैं। इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में करवाया था तथा शेष मंजिलों का निर्माण 1229 के आसपास इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया। कई वर्षों में यह इमारत आंधी तूफान तथा भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी जो था, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक तथा इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत भी करवाई थी। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि राजस्थान के बूंदी में स्थित रानीगंज की बावड़ी, रानी जी की बावड़ी, राजस्थान की बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी उन 50 बावड़ी में सबसे बड़ी थी जिसका निर्माण पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया गया था और अपनी स्थापत्य सुंदरता के लिए विख्यात इस बावड़ी का निर्माण 1699 ईस्वी में रानी नाथावत जी ने, जो बूंदी के राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी थी, ने किया था। शिव की स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण, जो शिव की पूजा करने में जो बनाए गए महादेव कंदरिया का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा 999 में किया गया था। खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे जहां सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। ये मंदिर सुपरिष्कृत उत्कीर्णित मूर्तियों से अलंकृत थे। क्या थे? सुपरिष्कृत उत्कीर्णित मूर्तियों से अलंकृत थे। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या? अभियांत्रिकी कौशल तथा निर्माण। अभियांत्रिकी कौशल तथा निर्माण। तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर, तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाने के लिए वास्तुकारों ने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर तक का चढ़ाईदार रास्ता बनवाया ताकि चढ़ाई बहुत खड़ी न हो। उसके बाद रोलरों द्वारा भारी पत्थरों को इस रास्ते के ऊपर ले जाया गया और मंदिर के पास एक गांव को चारुपल्लम कहा जाता है। जो मंदिर के पास के एक गांव को क्या बोला जाता है? चारुपल्लम कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। क्या? चढ़ाईदार रास्ते का गांव। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या? कि एक अभिलेख से इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव अपने देवता राजराजेश्वरम की उपासना हेतु किया था।
चोल राजाओं की राजधानी तंजावुर थी। जो चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो तंजावुर थी। और कावेरी नदी तंजावुर नगर के पास बहती है। तंजावुर का निकटवर्ती नगर उरैयूर है। तंजावुर एक मंदिर नगर का भी उदाहरण है। मंदिर नगर नगरीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं। नगरीकरण नगरों के विकास की प्रक्रिया है। नगरीकरण क्या है? नगरों के विकास की प्रक्रिया है। और नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं क्या कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मंदिरों, मस्जिदों और हौजों का निर्माण। मंदिर, मस्जिद और हौज का निर्माण क्यों किया गया? मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। दिल्ली एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह के ने अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं मूसा तथा सुलेमान की विशिष्टताएं मौजूद थी। सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं था। उसने अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया तथा एक व्यवस्था और संतुलन का कायम किया था। एक व्यवस्था और संतुलन को कायम किया था। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि सुल्तान क्या होते हैं? सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली एक कुहना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया। इस विशाल जलाशय को हौज सुल्तानी अथवा राजा का तालाब भी कहा जाता है। अब फारसी शब्द आबाद और आबादी आब शब्द से निकले हैं, जिसका अर्थ है पानी। जिसका अर्थ क्या? आब का अर्थ क्या होता है? पानी होता है। आबाद शब्द उस जगह के लिए इस्तेमाल होता है जहाँ बसावट हो। इसका अन्य अर्थ खुशहाली भी है। आबादी का अर्थ जनसंख्या एवं समृद्धि दोनों ही है। राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा, ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन करते थे। ऐसे में यह बात आश्चर्यजनक नहीं लगती है कि उन्होंने एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण किया तो उन्होंने प्रायः ऐसी इमारतों पर निशाना साधा था। 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्यन राजा श्रीवल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम 831 से 851 को पराजित किया था, तो उसके विषय में बौद्ध भिक्षु व इतिहासकार धम्मकिति ने लिखा है कि सारी बहुमूल्य चीजें वह ले गया। रत्न महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाओं, इन सभी को उसने जब्त कर लिया, उठा करके लेके चला गया। अगले सिंहली शासक सेन द्वितीय ने अपने सेनापति को पांड्यों की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया। बौद्ध इतिहासकार ने लिखा है कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को निकालने तथा वापस लाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 11वीं शताब्दी के आरंभ में चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था और उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। इनमें निम्न चीजें सम्मिलित थी: चालुक्यों से प्राप्त सूर्य पीठिका, एक गणेश मूर्ति तथा दुर्गा की कई मूर्तियां, पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त एक नंदी मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगा से प्राप्त भैरव शिव का एक रूप तथा भैरवी की एक प्रतिमा तथा बंगाल के पालो से प्राप्त काली की मूर्ति। ये सब सारी चीजें उसमें अपने राजधानी में रख दिए। मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार एवं साहूकारी में लगाते थे। समय के साथ बड़ी बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार, शिल्पी, व्यापारी आदि मंदिर तथा उसके दर्शनार्थियों एवं तीर्थार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बसते गए। इस प्रकार मंदिर नगरों का विकास हुआ, जैसे मध्य प्रदेश में भील, स्वामीन, भीलसा या विदिशा और गुजरात में सोमनाथ मंदिर। कुछ अन्य महत्वपूर्ण मंदिर नगर तमिलनाडु में कांचीपुरम तथा मदुरई और आंध्र प्रदेश में तिरुपति हैं। तीर्थ स्थल भी धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हो गए। वृंदावन उत्तर प्रदेश और तिरुवन्नमलाई तमिलनाडु में ऐसे नगरों के दो उदाहरण हैं। अजमेर राजस्थान 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी तथा आगे चलकर के मुगलों के शासन में वह सूबा मुख्यालय बन गया। यह नगर धार्मिक सह अस्तित्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। सुप्रसिद्ध सूफी संत
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यहाँ 12वीं शताब्दी में बस गए थे। अजमेर के पास ही पुष्कर सरोवर है, जहाँ प्राचीन काल से ही तीर्थयात्री आते रहे हैं। क्या? प्राचीन काल से तीर्थयात्री आते रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बाग, मकबरे तथा किला। बाग, मकबरे तथा किला मुगलों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई और बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेते थे। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनमें बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। हुमायूं के मकबरे का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था तथा इसके किनारे सफेद संगमरमर भी बने थे। सफेद संगमरमर का भी यूज किया गया था। शाहजहां बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरा दुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। ऐसा माना जाता है कि आर्फियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता है और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी आगरा थी। शाहजहां की राजधानी कहाँ पे थी? आगरा थी। शाहजहां ने आगरा का ताजमहल का निर्माण कराया, जिसका निर्माण कार्य 1643 में पूरा हुआ और पितरा दुरा उत्कीर्णित संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत नमूने हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी थी। फतेहपुर सीकरी की कई इमारतों पर गुजरात व मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव दिखाई देता है। जोधाबाई महल फतेहपुर सीकरी में है। जो जोधाबाई महल है वो फतेहपुर सीकरी में है। ये गुजरात क्षेत्र की वास्तुकलात्मक परंपराओं से प्रभावित हैं। अब हम डिस्कस करते हैं क्या? चर्च के बारे में डिस्कस करते हैं। चर्च क्या है? चर्च 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण के प्रयास शुरू हुए। वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जानी जाती है। इस शैली की विशिष्टताएं हैं नुकीले ऊंचे मेहराब। क्या? नुकीले ऊंचे मेहराब, रंगीन कांच का प्रयोग, जिसमें प्रायः बाइबिल से लिए गए दृश्यों का वर्णन किया गया है, दृश्यों का चित्रण किया गया है तथा उड़ते हुए पुष्टे, दूर से ही दिखने वाली ऊंचे मीनारे और घंटी वाले बुर्ज बाद में जुड़े हुए हैं, बाद में चर्च में जुड़े थे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। कांसा के बारे में, ब्रांज और घंटा धातु और लुप्त मोम तकनीक के बारे में, लॉस्ट वैक्स तकनीक के बारे में। कांसा एक मिश्र धातु होती है जो तांबे और रागे टीन से मिल से बनती है। घंटा धातु के में रागे का अनुपात किसी भी अन्य किस्म के कांसे से अधिक होता है। यह घंटे जैसी ध्वनि उत्पन्न करती है। चोलकालीन कांस्य मूर्तियों लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थी। अब व्यापारियों के संघ के बारे में डिस्कस करते हैं। व्यापारी कैसे संघ बनाते थे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। व्यापारियों को अनेक राज्यों तथा जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था, इसलिए वे आमतौर पर काफिले बनाकर के एक साथ यात्रा करते थे। अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापार संघ गिल्ड बनाते थे। क्या बनाते थे? व्यापार संघ गिल्ड बनाते थे। मीन्स कारवां में चलते थे, ग्रुप में बना करके चलते थे। दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी और परवर्ती काल में अनेक ऐसे संघ थे। उनमें सबसे प्रसिद्ध मणि, ग्रामम और नाना देशी थे। चेट्टियार और मारवाड़ी, ओसवाल और जैसे समुदाय आगे चल करके देश के प्रधान व्यापारी समूह बन गए। गुजराती व्यापारियों में हिंदू बनिया, मुस्लिम बोहरा दोनों समुदाय शामिल थे। हिंदू बनिया और मुस्लिम बोहरा समुदाय सब सारे इसी में शामिल थे। पश्चिमी तट के नगरों में अरबी, फारसी, चीनी, यहूदी और सीरियाई ईसाई बस गए थे। लाल सागर के बंदरगाहों में बेचे जाने वाले भारतीय मसाले और कपड़े इतालवी व्यापारियों द्वारा खरीदे जाते थे और वहां से वे आगे यूरोपीय बाजार में पहुंचाते थे। उनसे व्यापार में बहुत लाभ होता था और उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगाए जाने वाले मसाले, काली मिर्च, दालचीनी, जायफल, साठ आदि यूरोपीय व्यंजनों में के महत्वपूर्ण अंग बन गए थे। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। काबुल, कंधार। काबुल और कंधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे। साथ ही घोड़ा का व्यापार भी मुख्य रूप से इसी मार्ग से होता था।
नगरों में शिल्प, क्राफ्ट्स इन टाउन। बीदर के शिल्पकार तांबे तथा चांदी में जड़ाई के काम के लिए इतने अधिक प्रसिद्ध थे कि इस शिल्प का नाम बीदरी पड़ गया था। क्या? बीदरी पड़ गया था। बीदर के लोग थे इसलिए बीदरी पड़ गया था। सालियार और कैकुलार जैसे बुनकर भी समृद्ध शाली समुदाय बन गए थे और वे मंदिरों को भारी दान दक्षिणा किया करते थे। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, हम्पी के बारे में डिस्कस करते हैं। हम्पी नगर कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी पर स्थित है। तुंगभद्रा और कृष्णा नदी की घाटियों पर स्थित है। यह नगर 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का केंद्र था। हम्पी के शानदार खंडहरों से पता चलता है कि उस शहर की किलेबंदी उच्च कोटि की थी। किले की दीवारों से निर्माण में कहीं भी गारे चूने जैसे किसी भी जोड़ने वाले मसाले का प्रयोग नहीं किया गया था और सील खंडों को आपस में फंसाकर गूंथा गया था। और नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अपने शासन काल में विजयनगर के शासकों ने जलाशयों एवं नहरों के निर्माण में काफी रुचि ली और मालदेवी नदी के ऊपर 1.37 किलोमीटर लंबे मिट्टी के बाद अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण हुआ। कृष्णदेव राय ने दो पहाड़ियों के बीच एक विशाल प्रस्तर बांध का निर्माण विजयनगर के निकट एक विशाल झील के निर्माण के लिए किया, जहां से जल को जल संतु और नहरों द्वारा बगीचों और खेतों तक सिंचाई के लिए पहुंचाया जाता था। 1565 में दक्कनी सुल्तानों गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर और बरार और बीदर के शासकों के हाथों विजयनगर की पराजय के बाद हम्पी का विनाश हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। सूरत के बारे में डिस्कस करते हैं। सूरत ओरमुज की खाड़ी से होकर के पश्चिम एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था और क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज से यहीं से रवाना होते थे। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या नेक्स्ट पॉइंट क्या? सूरत एक सर्वदेशीय नगर था जहां सभी जातियों और धर्मों के लोग रहते थे। 17वीं शताब्दी में वहां पुर्तगालियों, डचों और अंग्रेजों के कारखाने एवं माल गोदाम थे। अंग्रेज इतिहासकार ओविंगटन ने 1689 में सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हुए लिखा है कि किसी भी एक वक्त पर विभिन्न देशों के औसतन 100 जहाज इस बंदरगाह पर लंगर खड़े देखे जा सकते थे। सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे गोटा किनारियों जरी के लिए प्रसिद्ध थे और उनके लिए पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोपों में बाजार उपलब्ध थे। सूरत से जारी की गई हुंडिया एक ऐसा दस्तावेज जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज रहती है को दूर दूर तक मिस्र में काहिरा, इराक में बर्सा और बेल्जियम में एंटवर्प के बाजारों में मान्यता प्राप्त थी। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में अपना मुख्यालय स्थापित कर लिया। आज सूरत एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र बन गया था, कमर्शियल केंद्र बन गया, सेंटर बन गया था। वाणिज्यिक केंद्र एक ऐसा स्थान जहां विभिन्न उत्पादन केंद्रों से आने वाले माल खरीदा और बेचा जाता था, उसे वाणिज्यिक केंद्र बोलेंगे। अब मछलीपट्टनम के बारे में डिस्कस करेंगे। मछलीपट्टनम क्या है? मछलीपट्टनम नगर कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। यह आंध्र तट का सबसे महत्वपूर्ण पत्तन बन गया। मछलीपट्टनम का किला हॉलैंड वासियों ने बनाया था और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के एक गुमास्ते विलियम मेथवाल्ड ने 1620 में मछलीपट्टनम का वर्णन किया था। यह गोलकुंडा का मुख्य पत्तन है जहां परम पूज्य ईस्ट इंडिया कंपनी अपना एजेंडा रखती है। पहले यह एक गरीब मछुआरा नगर था। क्या था? यह एक गरीब मछुआरा नगर था। गोलकुंडा के कुतुब शाही शासकों ने कपड़ों, मसालों और अन्य चीजों की बिक्री पर शाही एकाधिकार लागू किया, जिससे कि वहां का व्यापार पूरी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में न चला जाए। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जब कंपनी के व्यापारी बंबई वर्तमान में मुंबई, कलकत्ता वर्तमान में कोलकाता और मद्रास वर्तमान में चेन्नई चले गए, तब मछलीपट्टनम अपने व्यापार और समृद्धि दोनों ही
खो बैठा और 18वीं शताब्दी के दौरान उसका अधःपतन हो गया। क्या हो गया? अधोपतन हो गया। नए नगर और व्यापारी क्या होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। 18वीं शताब्दी में बंबई, कलकत्ता, मद्रास और नगरों का उदय हुआ। इन तीनों नगरों का उदय हुआ जो आज प्रमुख महानगर हैं। शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आए जब बुनकर जैसे कारीगर तथा सौदागर यूरोपीय कंपनियों द्वारा इन नए नगरों में स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरित हो गए और ब्लैक यानी देसी व्यापारियों और शिल्पकारों को इन ब्लैक टाउन्स में सीमित कर दिया गया, जबकि गोरे शासकों ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम की स्थापना शानदार कोठियों में अपने आवास बनाए। क्या बनाए? शानदार कोठियों में अपना आवास बनाए। आइए डिस्कस करते हैं कि वास्को डी गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस। वास्को डी गामा ने भारत का खोज किया था और क्रिस्टोफर कोलंबस जो था वो अमेरिका की खोज की थी। 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नाविकों द्वारा समुद्री मार्ग खोजने के अभूतपूर्व कार्य किए गए। उनमें से अनेक नाविक उपमहाद्वीप तक पहुंचने का मार्ग खोजने और मसाले प्राप्त करने की इच्छा प्रेरित करते थे। और पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा अटलांटिक महासागर के साथ साथ यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप से निकल करके और हिंद महासागर को पार करते हुए भारत पहुंचा। उसे अपनी पहली यात्रा को पूरा करने में 1 वर्ष से भी अधिक समय लगा। वह 1498 में कालीकट पहुंचा और अगले वर्ष फिर पुर्तगाल पहुंच गया। अगले वर्ष पुनः पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन लौट गया। इस समुद्री यात्रा के दौरान उसके चार में से 2 जहाज जो थे नष्ट हो गए थे और 170 यात्रियों में से केवल 54 ही जीवित बचे थे, 54 ही जीवित बचे थे। इन प्रत्यक्ष खतरों के बावजूद मार्ग खोजे गए वे अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुए और इसके बाद तो अंग्रेज, हॉलैंडवासी और फ्रांसीसी नाविकों ने भी अनुकरण करना प्रारंभ कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में आइए डिस्कस करते हैं कि भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्गों की खोज का एक सुपरिणाम निकला। क्या निकला? सुपरिणाम निकला जिसकी किसी को आशा नहीं थी। एक इटली वासी क्रिस्टोफर कोलंबस ने भारत पहुंचने का मार्ग खोजने के लिए अटलांटिक महासागर को पार करके पश्चिम की ओर यात्रा करने का निश्चय किया। उसका सोचना था कि चूंकि पृथ्वी गोल है इसलिए वह पश्चिम की ओर से भी भारत पहुंच सकता है और वह 1492 में वेस्ट इंडीज के तट पर पहुंचा। वेस्ट इंडीज का नाम इसी भ्रांति के कारण पड़ा है। उसके पीछे स्पेन और पुर्तगाल के नाविक और विजेता भी वहां आते रहे और उन्होंने मध्य दक्षिणी अमेरिका के बड़े बड़े भागों को अपने कब्जे में कर लिया और अक्सर उन प्रदेशों की पहले वाली बस्तियों को नष्ट कर दिया था। जो पहले बस्तियां थी उनको नष्ट कर दिया था। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या? जनजातियों के बारे में डिस्कस करते हैं। ट्राइब्स कि समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। जो इतिहासकार थे वो जनजातियों के बारे में जानकारी नहीं दिए हैं। कुछ अपवादों को छोड़ दे तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। जो लिखित दस्तावेज था उसको वो लोग भी नहीं रखते थे, लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे और ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं को इस्तेमाल करने लगे हैं। जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते हैं। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता है। कुछ शक्तिशाली जनजातियों को बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत ही प्रभावशाली थी। यहाँ बाद में गख्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उनके मुखिया कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी बलोच। ये लोग अलग अलग मुखियों वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। पश्चिमी हिमालय में गड्डी और गडरियों की जनजाति रहती थी। उपमहाद्वीप से सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियां भी पूरी तरह प्रभुत्व था। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या? बिहार के झारखंड में कौन कौन से रहते हैं? बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध
सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया। मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा किया। इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा, संथाल थे। यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों में कोली, बेराद और कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। कोली गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में भी फैली हुई है। जो भीलों की जनजाति है वो पश्चिमी और मध्य भारत में भी फैली हुई है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए हैं। मीन्स इंडिया में सबसे ज़्यादा मात्रा में जनजाति कौन है, तो गोंड है। ये पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन जनजाति है, तो गोंड जनजाति सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप न करते हुए। बहुत ही ये फिर हेल्पफुल वीडियो है। दोस्तों नमस्कार।